दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ शासन। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकार का एक लेक्चर हमने अटेंड किया था, एक लेक्चर बनाया था जिसमें पूरा मूल अधिकार कवर नहीं हो पाया था। मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकार में 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5 अधिकार जो है हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के दृष्टिकोण से तो है ही, आपके मेंस के दृष्टिकोण से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर देखें तो 2014 से लेकर के 2018 में, 2014 और 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 2014 में पूछा था 8 नंबर का 100 वर्ड्स का, और 2018 में 4 नंबर का पूछा था 60 वर्ड्स का। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कौन सा भाग को बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को माना जाता है। और कौन ऐसा बोला था? ऐसा बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, ठीक है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करेगा और सुप्रीम कोर्ट में की शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे उसके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। 5 प्रकार के रिट कौन से हैं ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये हैं 5 प्रकार के रिट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि रिट जारी करने की शक्ति किसे किसे प्राप्त है। रिट जारी करने की शक्ति जो है दोस्तों वो हाई कोर्ट को भी प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है। बट सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है, और हाई कोर्ट को जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। संविधान के तहत दोनों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बट अगर अनुच्छेद 32 की बात हो तो अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो सिर्फ मूल अधिकार के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है। किस संबंध में? केवल मूल अधिकार के संबंध में। जबकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो उच्च न्यायालय में अन्य विषयों पर भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है अगर कि रिट जारी करने की अधिकारिता किसकी ज़्यादा है, तो आप कौन सा आंसर लेंगे? हाई कोर्ट को आंसर लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मूल अधिकार के लिए रिट जारी करता है। अब जो हमारे रिट हैं वो कौन कौन से हैं उसको पढ़ते हैं दोस्तों। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां अधिकार परीक्षा। चलिए इसको अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आपको शाब्दिक अर्थ याद आप लोग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को सशरीर या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करो। क्यों उपस्थित करो? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 22 के तहत क्या है? अनुच्छेद 22 में पावर है, हमको ताकत दी गई है, हमको अधिकार दिया गया है कि अगर हमें कोई गिरफ्तार करता है, ठीक है, और तो अगर वो हमें 24 घंटे के अंदर हमको क्या करेगा? किसी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेगा। अगर वो हमें प्रस्तुत नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे हम ये याचिका लगाएंगे हैबियस कार्पस वाली और बोलेंगे कि भैया हमें क्या है, हमारे आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया या किसी और भी व्यक्ति ने पकड़ लिया और 24 घंटे हो गए, गलत तरीके से उसने पकड़ा है, हमारे आदमी को आप क्या करो? रिलीज कराओ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको 24 घंटे के अगर हो गए हैं, बिना कारण के उसको रखा गया है, तो उसको रिलीज करने का न्यायालय क्या करेगी? बंदी जो बनाए गए हैं उनको उसको हटाए जाने का मतलब बंदी और उसको छोड़े जाने का आदेश पारित कर देगी, ठीक है। और ये दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों को भी जारी होता है और प्राइवेट पार्टी को भी जारी करता है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों,
फिर अगला हमारा जो रिट है वो है मैंडामस या परमादेश। परमादेश, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं या वी कमांड। ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि कोई हमारे जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या न्यायिक अधिकारी हैं, वो कुछ अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, और उन कर्तव्यों को नहीं निभाने से किसी का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो वो व्यक्ति जा सकता है कोर्ट की शरण में, है ना। और परमादेश के द्वारा क्या करेगी कोर्ट? क्या करेगी? सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश जारी करेगी। और इसमें ये याद रखिएगा कि प्राइवेट व्यक्ति को परमादेश जारी नहीं होता, ये सिर्फ प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों को जारी होता है। प्रशासनिक को भी होता है और न्यायिक को भी। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है दोस्तों आगे, इसको आपको याद रखना है। ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों के लिए है। कौन सा? परमादेश। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा तीसरा रिट, वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना या मना करना। ठीक है। अंग्रेजी में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं भैया इसको? एक मिनट आपको देख के बताता हूँ। रोकना या मना करना। इसका पता नहीं यार। अरे तो इसको शाब्दिक अर्थ रोकना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका रोकना या मना करना। टू प्रोहिबिट ऐसा कुछ होगा, टू प्रोहिबिट ऐसा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो निम्न न्यायालय है, कई बार क्या होता है निम्न न्यायालय या न्यायिक अधिकरण जो है, न्यायिक अधिकरण क्या होते हैं जानते हो? न्यायाधिकरण नहीं जानते हो? न्यायिक न्यायाधिकरण होते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी होते हैं। चलो छोड़ो ना, अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो निम्न न्यायालय जो हैं, निम्न न्यायालय क्या करते हैं कि अगर कुछ ऐसे केस की सुनवाई करते हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो क्या करेगा? वो प्रतिषेध नाम का अपना रिट जारी करेगा और ये बोलेगा भैया कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों की सुनवाई कर रहे हो, अपना अभी तुम उसमें सुनवाई मत करो, मना कर देंगे। ठीक है। और ये जो रिट है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ न्यायिक एवं अर्धन्यायिक अधिकारियों को जारी होता है, प्रशासनिक अधिकारियों को जारी नहीं होता है। प्रतिषेध को याद रखिएगा। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो है पूर्णता सूचित करो, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे निम्न न्यायालय हैं या निम्न अधीनस्थ जो या निम्न प्रशासनिक न्यायाधिकरण है या अधीनस्थ न्यायालय है, तो ये लोग के पास अगर कोई केस है तो इसमें उत्प्रेषण के तहत वो लोग कहते हैं कि भैया आप इसको जो सुनवाई कर रहे हो ये सुनवाई मत करो, हमारे पास वरिष्ठ न्यायालय को सुनवाई करने के लिए भेज दो। क्या बोलते हैं? वरिष्ठ न्यायालय को सुनवाई करने के लिए भेज दो। और क्यों क्यों जारी करते हैं उत्प्रेषण रिट? उत्प्रेषण रिट वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका जो एक किताब है, एक काफ़ी अच्छी किताब, उसमें लिखा हुआ है जब कोई निचली अदालत सरकारी या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के, सरकारी अधिकारी तो होगा नहीं भाई, या जब कोई निचली अदालत कोई बिना अधिकार के कार्य करती है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। आप लोग बस इतना याद रखो, उत्प्रेषण रिट है और केवल न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकारियों के लिए जारी होता है। और इसमें क्या होता है कि जो निम्न न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के जो प्रकरण होते हैं उसको वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाता है। ठीक है। अगला है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, बाई व्हाट अथॉरिटी। लोक पद पर अगर, जैसे हमारे जो सरकारी पद है उस पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और अगर उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को कार्य करने से रोक दिया जाता है। ठीक है। ये किसको जारी होता है? ये सभी लोक प्राधिकारियों को जारी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो हमने कितना 5 मिनट पढ़ा है, आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, पीछे थोड़ा सा बैक कर लेंगे, 10, 20, 25, 30 सेकेंड एक बार देख लेंगे कौन कौन सा रिट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से आप लोग एक चीज़ पढ़ लेंगे कि केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक अधिकारियों को कौन सा रिट जारी होता है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। केवल न्यायिक अधिकारियों को। प्रतिषेध मतलब रोक देना, किसी के अधीनस्थ न्यायालय के यहाँ कोई प्रकरण चल रहा है तो उसको रोक देता है।
और उत्प्रेषण में क्या होता है कि उसके यहाँ जो केस चल रहा है उसको रोक देगा और अपने यहाँ बुला लेगा, यानी कि वरिष्ठ न्यायालय को भेज देगा। ये होता है उत्प्रेषण। न्यायिक एवं अर्धन्यायिक का, अच्छा ये भी याद रखिएगा दोस्तों, परमादेश जो है वो न्यायिक को भी जारी होता है, अर्धन्यायिक को भी जारी होता है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी जारी होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, और ये पूछता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कुछ ऐसा कोड बना लीजिए, चाहे कुछ भी करके आप लोग इसको याद कीजिएगा, कौन सा न्यायिक के लिए है, कौन सा अर्धन्यायिक के लिए, कौन सा निजी पार्टी के लिए है, कौन सा निजी पार्टी के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन पढ़ते हैं। मूल अधिकारों में जो संशोधन है दोस्तों, वो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले कौन सा वाद आया था इस संबंध में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ये वाद जब नहीं आया था जो दोस्तों, तो इससे पहले क्या होता था कि संसद किसी भी भाग में, है ना, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी और उस भाग में मूल अधिकार भी शामिल था। मतलब संसद किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती थी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आने से पहले। फिर जब ये वाद आया तो मूल अधिकार, संसद से मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ये बोल दिया गया। क्या किया? नहीं है, मतलब गोला जो है, गोला में कुछ भी करने की आपको अधिकारिता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा ही कोर्ट टाइप से कुछ आप लोग बोल सकते हैं, कोर्ट टाइप का। ठीक है, इसके बाद 24वां संशोधन आया दोस्तों। 24वां संशोधन किया, कौन किया? गवर्नमेंट ने किया। अब वही, अगर 1967 में सरकार ये अदालत ये बोलेगी कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? वो भी बोलेगी कि देखो क्या कर रहा है, मेरे अधिकारों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रहा है कोर्ट। तो वो उसने क्या किया? उसने संविधान संशोधन किया, अनुच्छेद 13 और 63 में संशोधन किया और बोला कि संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के सभी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, गोलकनाथ वाले में क्या किया? कोर्ट ने बोला कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। संसद ने क्या किया? 24वां संशोधन लागू किया, बोला अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया और बोला संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 दोस्तों भाग 20 में है संविधान के, और संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो उसमें बताई गई हैं। आपको ये अनुच्छेद 13, 368 ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही 24वां संशोधन को याद कर लीजिए। थोड़ा सा आपके माइंड में छवि बनना रहना चाहिए कि मूल अधिकारों में जो संशोधन करने की शक्ति है वो कैसी थी, किस प्रकार से उसमें क्रमिक प्रगति आई है। ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य वाला केस है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा भी आपसे क्वेश्चन। इसमें जो हुआ दोस्तों, मूल ढांचा का सिद्धांत लागू हुआ। कौन सा मूल ढांचा का? मतलब संसद संविधान एवं मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूल ढांचा का अर्थ क्या है? मूल ढांचा ये है कि संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आप संविधान को और मूल अधिकार को और पॉजिटिव बना सकते हो और उसमें सकारात्मक बातें डाल सकते हो, लेकिन उसमें नकारात्मक चीज़ें आप ऐड नहीं कर सकते। मूल अधिकार से जो शक्तियाँ जनता को दी गई है, उन शक्तियों पे, उन अधिकारों पे आप कमी नहीं ला सकते। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 42वां संशोधन आया 1976 में। अब इसमें फिर ये सरकार क्या कर रही है, उसको फिर अच्छा नहीं लग रहा है सरकार को। ठीक है, सरकार फिर बोल रही है कि केशवानंद बनाम में अब ये सरकार क्या किया न्यायालय ने? पहले तो गोलकनाथ ने बोला कि तुम कुछ संशोधन नहीं करोगे मूल अधिकार में, तो कुछ संशोधन नहीं करोगे बोला, तो इन्होंने क्या किया? 24वां संशोधन लाया, बोला हम पूरा संशोधन करेंगे। ठीक है, फिर केशवानंद आया, केशवानंद में न्यायालय थोड़ा सा डाउन हुई, वो बोली कि भाई तुम संशोधन कर सकते हो बट मौलिक ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। अब फिर सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, सरकार फिर ला रही है 42वां संशोधन 1976 और बोल रही है कि अनुच्छेद 368 में उसने खंड 4 और 5 जोड़ा। ठीक है, और क्या बोला? संसद के संशोधन की शक्ति को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर किया गया। मतलब संसद कुछ भी संशोधन करे भैया, नकारात्मक करे कि सकारात्मक करे, मूल ढांचा को नष्ट करे या ना करे, हम कुछ भी करें, संसद कुछ भी करे, उसमें न्यायालय बीच में नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब ये कुल मिला के मूल ढांचा का जो सिद्धांत था मूल अधिकार का और संविधान का, उसको इससे रोकने का प्रयास किया गया, इसको कम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद दोस्तों आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। इसमें बोला गया कि भाई देखो,
मौलिक ढांचे की सुरक्षा का जो अधिकार है वो तो संसद किसके पास है, न्यायालय के पास है। किसके पास है, न्यायालय के पास। और उस आधार पे वह किसी भी संसद का संविधान का किसी भी संविधान संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। और वो इस प्रकार से उसने क्या किया कि 42वें संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी कि भैया अगर हम कुछ भी संशोधन करता है, सरकार कुछ भी संशोधन करती है संविधान में, तो वो न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होगा। उसको क्या कर दिया उसने, इस मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सरकार का जो 42वां संशोधन था इसको शून्य कर दिया गया और ये बोला गया कि भैया तुम संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन तुम अगर उल्टा सीधा संशोधन किए, मौलिक ढांचा को बिगाड़े, तो संविधान वो हमारी न्यायालय क्या करेगी, पुनरावलोकन करेगी। और अगर उसको लगता है कि आपने गलत कानून बनाया है, मौलिक ढांचे के विरुद्ध कानून बनाया है, तो पुनरावलोकन करके उस कानून को क्या कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी, मतलब शून्य कर देगी। पुनरावलोकन की शक्ति जानते हैं दोस्तों आप, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए हमने अभी थोड़ा सा दूर पहले पढ़ा होगा अनुच्छेद 13 में। किसने पढ़ा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 13 में। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 82 के तहत, उच्च न्यायालय को नहीं सॉरी उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। अब नीचे आओ। देखो दोस्तों क्या होता है, हाँ पुनरावलोकन क्या होता है, संविधान का संशोधन का पुनरावलोकन। पुनरावलोकन की जो शक्ति है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की, वो है क्या कि अगर उसको लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जो कि ठीक नहीं है, जो कि संविधान के विपरीत है, संविधान के मूल ढांचे का अपमान करती है, सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है, तो वो क्या कर सकती है कि उसको पुनरावलोकन कर सकती है। और अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो वो उस कानून को, उस विधि को क्या कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी, जीरो कर देगी, मतलब उसको शून्य कर देगी। ठीक है, ये उसकी पुनरावलोकन की शक्ति है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मूल अधिकारों। अब देखते हैं मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अनुच्छेद 32 हमारा अब हो गया कंप्लीट। मूल अधिकारों में संशोधन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है मेंस में, है ना, कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये बताइए। 8 नंबर का पूछा है 100 वर्ड्स में, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है का मतलब कि उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, उसको इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस मेंस के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये कब पूछा गया था, कौन से मेंस में है ये पूछा गया था, एक मिनट, ये CGPSC 2015 8 मार्च का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए मूल अधिकारों पर निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध किस आधार पर लगाए गए हैं, तो प्रतिबंध अनुच्छेद 33 के तहत संसद, लोक व्यवस्था, खुफिया विभाग एवं सशस्त्र बलों के मूल अधिकार प्रतिबंध लगा दी है। क्यों लगा दी है भैया, क्योंकि खुफिया विभाग को अगर ज़्यादा अधिकार दे देगी मूल अधिकार, तो क्या कर देंगे, कुछ भी बक देंगे उल्टा सीधा। ठीक है, और अनुच्छेद 34 सैनिक विधि अगर लागू है उस समय मूल अधिकार क्या होगा, नहीं काम करेगा। अनुच्छेद 358 युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल अगर लगेगा, तो अनुच्छेद 19 का में जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत प्री में बहुत पूछता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। अनुच्छेद 365 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। 20-21 को छोड़कर, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी अधिकार, मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 358 में क्या है, युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल लगेगा। देखिए आपातकाल जो होता है ना दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात वो अनुच्छेद 352 के तहत होता है, जिसमें क्या क्या आधार है, उसमें 2 आधार हैं, 2 से ज़्यादा भी होंगे तो 2 हैं कि 2 से ज़्यादा है। पहला तो युद्ध है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह।
तो 300 अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपात लगता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, उसमें उसके दो आधार हैं, पहला युद्ध या बाह्य आक्रमण, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लग रहा है 352, तो उस समय अनुच्छेद 19 निरस्त नहीं होगा। अनुच्छेद 19 कब निरस्त होगा? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा तब। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के हैं दोस्तों। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राज्य आपात। राज्य आपात कब लगता है? जब सरकार को, केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है या ऐसा महसूस होता है, कहीं से रिपोर्ट मिलती है या राज्यपाल का रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि जो राज्य सरकार है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अपनी सरकार को चला पाने में सक्षम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में क्या लग जाता है? राज्य आपातकाल लग सकता है। एक 360 है दोस्तों, ये है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? जब एकदम मतलब ख़राब कंडीशन हो जाए सरकार की, पैसा देने को कुछ भी ना रहे, ना निर्यात आयात करने को कुछ भी पैसा ना रहे, सैलरी देने तक को पैसा ना रहे, तो वैसे कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और कई प्रकार के वित्तीय प्रतिबंध, लोगों की सैलरी तक रोकी जा सकती है, इसमें ये सब किया जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 358 359 में क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और कब लग सकता है? मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है मतलब मैंने आपको बताया है, मूल निरपेक्ष नहीं है मतलब एकदम एक्यूरेट वो नहीं है जो लिखा हुआ है कि भैया आपको समानता के अधिकार के तहत, आपको स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो आपकी एकदम एक्यूरेट नहीं है कि आप संघ कोई भी बना दोगे, संघ बना के आप बोलोगे कि भारत के टुकड़े हो जाएं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो निरपेक्ष नहीं है, इसमें कुछ कुछ प्रतिबंध लगे हैं, उन्हीं प्रतिबंधों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्या प्रतिबंध लगा है दोस्तों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगा है हम लोग कि भैया आप कुछ भी बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की प्रभुता जो है, भारत की अखंडता जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, भारत की सुरक्षा पे चोट नहीं आनी चाहिए, विदेशी संबंध खराब नहीं होने चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, है ना। लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर। अब भैया हम किसी को वाक्य एवं व्यक्ति की संतति दिए और वो माइक पकड़ के हिंदू मुस्लिम का दंगा कर रहा है, लोक व्यवस्था को भड़का रहा है, लोक व्यवस्था खराब करेगा, तो उस पर तो प्रतिबंध जरूरी है ना भाई। ठीक है, शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब भैया कुछ बोलने को आपको दिया गया, वाक्य एवं व्यक्ति संतति दिया गया तो अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, महिलाओं का अपमान मत करो। पता चल रहा है तुमको बोलने दिया गया और तुम कुछ भी अड्ड बोल रहे हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, गलत बात हुआ, है ना। ऐसा मत बोलो कि न्यायालय की अवमानना हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप गाली देना शुरू कर दिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। सभा बनाने की हमको स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद किसके तहत दोस्तों? 19 के तहत, है ना। अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है ना। सभा बनाने की, सभा करने की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, वो भी उसमें भी प्रतिबंध है युक्त। क्या है? पहला तो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और लोक व्यवस्था उससे भंग नहीं होनी चाहिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता में क्या है कि भैया आप संघ बनाओ, लेकिन लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं, खराब नहीं होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए उसमें, और देश की अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए आपके संघ बनाने से। पता चल रहा है ऐसा संघ बना दिए जो कि देश की अखंडता, देश की एकता के खिलाफ ही क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। भारत में ही बन रह गए, भारत में है, भारत में संघ बनाने की स्वतंत्रता भारत के संविधान से दी गई और बोल रहे हैं कि भारत के टुकड़े हो जाए, भारत खत्म हो जाए, भारत नष्ट नाबूद हो जाए। तो ये सब क्या है? प्रतिबंध लगे हुए हैं। मतलब अधिकार तो दिया गया, पर युक्त प्रतिबंध भी हमने लगाया है मूल अधिकारों पे। आवागमन और निवास करने की स्वतंत्रता पे भी प्रतिबंध है। मतलब हम लोग अबूझ मार्ग नहीं जा सकते, हम लोग कई ऐसे, हम लोग अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विशेष संरक्षित जनजाति रहती है, वहाँ पे जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन लोग का हित ऐसा है, उन लोग का हित प्रभावित हो जाएगा। वहाँ के जो आदिवासी हैं वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाहरी आदमी को। उन लोग का जनजाति जो है वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आना अलाउड नहीं है ना। और व्यापार एवं व्यवसाय में भी क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है कुछ व्यवसाय पे। अब भैया व्यवसाय का तुमको छूट दिया गया है, सर भारतीय संविधान ने दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किए हो और आप सबका इलाज कर रहे हो, आप ऑपरेशन कर दे रहे हो, किसी का चीर फाड़ कर दे रहे हो। चीर फाड़ करोगे, दवाई दोगे, इलाज करोगे, उसके लिए किसका ज़रूरत है? उसके लिए एक तकनीकी नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज डॉक्टर के पास है ना। तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ऐसा कुछ नियम हम बनाए हैं कि कुछ कुछ विशेष व्यवसाय विशेष तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टरी का व्यवसाय हो गया, और भी कई व्यवसाय हैं ऐसे। ठीक है,
ये मेंस में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के अर्थ को समझाइए। किसके अर्थ को? राज्य के अर्थ को। तो राज्य के अर्थ को दोस्तों अनुच्छेद 12 के तहत समझाया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है आपको मैं बता चुका हूँ, पिछला वीडियो खोल के देख लीजिएगा कि राज्य के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है। भारत की सरकार आती है, संसद आती है, प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल आता है ना। और भारत के जितने भी नियंत्रण में, भारत के नियंत्रण में जितने भी स्थानीय ऑफिस हैं, स्थानीय कर्मचारी हैं, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य का अर्थ बस ये मत समझिएगा कि राज्य की जो सरकार है वही आती है, उसके अतिरिक्त सभी कोई जो आते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये बस आपको मेंस का मैं तैयारी करा नहीं रहा हूँ, बस ऐसा आइडिया दे रहा हूँ कि प्री के साथ आप लोग थोड़ा सा मेंस भी थोड़ा सा अपने माइंड सेट में बनाए रखें मेंस के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कीजिए। भैया आप लोग को पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। क्या पढ़ाया हूँ? अनुच्छेद 21 पढ़ाया हूँ। इसमें क्या है कि भैया किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। उसके सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है कि बहुत सारे अधिकारों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना है, जैसे कि निजता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, प्राण एवं दैहिक और वायु उपभोग का अधिकार, ऐसा कई अधिकार दिया है। इसको आपको बताना है, ये 10 मार्क्स का है, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, तो ये तो अभी आपको बताया कुछ ही देर पहले, ठीक है, कि प्रतिबंध लगा हुआ है भाई मौलिक अधिकार पे भी, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संपूर्ण संविधान की आत्मा और जान है, विवेचना कीजिए। बिल्कुल है भैया, आत्मा ही है, क्योंकि ये अगर ना हो तो, ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय क्या क्या रिट जारी नहीं कर पाएगा, और रिट नहीं जारी होगा तो क्या होगा कि कोई हमारे मूल अधिकार को हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले पाएंगे। इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ ऊपर में, उसको थोड़ा समझिए, उसी अनुसार से आपको आंसर लिखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के तहत कितना है दोस्तों? पहला तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। शांतिपूर्वक निरायु सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, इसी को लिख देना है आप लोग को लाइन से। तीसरा है संघ सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण आवागमन की स्वतंत्रता है, आवास की स्वतंत्रता है, वृत्ति व्यवसाय वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों इसमें, है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ। अनुच्छेद 19 के अंदर कितनी स्वतंत्रता है चुपचाप लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स का है। संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिए, आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये है मेंस का आपका क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग को थैंक यू। आप लोग ने वीडियो अगर आखिरी तक देखा हो तो, और नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं। चलिए, शुभ रात्रि।